सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। नाउ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, एंड क्वेश्चंस के साथ साथ में हम लोग लर्निंग्स भी लेने वाले हैं। एंड चैप्टर के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से वो टॉपिक्स है जो हमें कवर करने ही चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दोस टॉपिक्स, राइट फ्रेंड्स। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वही एग्जाम में आएगा या कुछ भी, वो तो ICSI विल डिसाइड, बट फ्रेंड्स वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज अ क्विक समरी एट द एंड ऑफ माय क्वेश्चंस। तो लेट्स गो फ्रेंड्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ शेयर होल्डर who holds 99% of the share capital of a company can be held responsible for the acts of the company. Comment. क्या लगता है फ्रेंड्स? एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के शेयर कैपिटल का 99% होल्डिंग है। क्या बात है, मतलब ऑलमोस्ट सारे शेयर ये भाई साहब ने होल्ड करके रखे हुए। सो दिस पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द acts done by the company. कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आंसर क्या है इसका? आंसर इज, ये तो बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है। सर कैसे गलत बात है? फ्रेंड्स, when we study this chapter introduction to company law, हम लोग देखते हैं कंपनी का डेफिनेशन, राइट, फिर हम लोग देखते हैं कंपनी के फीचर्स, एंड कंपनी के फीचर्स में इट इज वेरी क्लियर दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अलग, मेंबर अलग, ये दोनों अलग अलग। मतलब द कंपनी ऑन द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई उस दिन से कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस आ जाता है, एज यू हैव स्टडीड दिस इन द फीचर्स। हाँ या ना फ्रेंड्स? यस। तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि देखो कंपनी तो एक अलग पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट, एंड ये जो शेयर होल्डर है ये एक अलग पर्सन है। ऑब्वियसली कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। कंपनी अलग पर्सनालिटी है एंड उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग पर्सनालिटी होती है, राइट। सो कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये बात तो क्लियर हो गई, हाँ या ना फ्रेंड्स? तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो शेयर होल्डर, जिसको अभी अभी हमने कहा कि वो एक अलग पर्सन है और कंपनी अलग पर्सन है, दिस बोथ आर टू डिफरेंट पर्संस, राइट, एज पर द फीचर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये शेयर होल्डर जो 99% शेयर होल्ड कर रहा है, कंपनी कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो क्या बर्डन इस बेचारे पे आएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द शेयर होल्डर हु होल्ड्स 99% ऑफ शेयर, अरे 100% होल्ड कर लो तो भी बर्डन नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स आर डिफरेंट। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट, उस दिन से कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस आ जाता है, राइट फ्रेंड्स। सो देयरफॉर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी है दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यस, एंड इसके साथ साथ में वी विल आल्सो गिव reference of a very popular case law, that is Solomon versus Solomon and Company Limited. Yes. So friends, अब यहाँ पे पहले सवाल आता है, सर इसमें लिखेंगे क्या? Right friends? So friends, लिखेंगे क्या का आंसर है फ्रेंड्स, फर्स्ट यू कैन एक्सप्लेन हियर। यहाँ पे हम पहले लिख सकते हैं कि कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हाँ या ना फ्रेंड्स? यू ऑल विल एग्री विथ मी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर आंसर, बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हिंट समझनी है कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर व्हाइल यू राइट दिस आंसर, राइट। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे कंपनी तो खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, राइट। सो कंपनी कैन एंटर into contracts by its own name, right. उसके बाद सर एक बहुत ही अच्छा प्रूफ है हमारे पास कि भाई कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर इज डिफरेंट। कहां पे सीखा था ये चीज? तो इन द केस दैट इज सोलेमॉन वर्सेस सोलेमॉन
एंड कंपनी लिमिटेड। राइट फ्रेंड्स, आप ये केस का नाम लिख सकते हैं, या फिर यू कैन राइट द नेम ऑफ द केस, दैट इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। राइट, ये दोनों केस में हमने देखा है कि कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर इज डिफरेंट। राइट, सो यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ दिस केस। तो ये जो हमने ऊपर अभी प्रोविजंस लिखे हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सोलेमन वर्सेस सोलेमन में बोला गया है कंपनी अलग मेंबर अलग। राइट, सो एज पर दिस प्रोविजंस, ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें ऐसा बोल दिया कि शेयर होल्डर बेचारा हु इज होल्डिंग 99% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, अगर इसके पास है होल्डिंग, तो ये भाई साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शन बाय द कंपनी। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को कंक्लूड करेंगे। एंड व्हेनेवर यू राइट द आंसर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखने चाहिए कि कौन सा प्रोविजन की यहाँ पे बात हो रही है। यस, आप जैसे ही क्वेश्चन रीड कर रहे हो, सबसे पहले देखिए कि कौन सा प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, वो आप पहले पहचानिए एंड एक्सप्लेन दैट प्रोविजन फर्स्ट। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस, you can give reference to the case law if you remember any। अगर आप कोई रेफरेंस दे सकते हो तो दीजिए केस लॉ का कोई भी रेफरेंस। आफ्टर दैट यू कैन आल्सो राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है सिचुएशन में, बताइए। राइट, हालांकि ये तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा और भी अच्छे से कि कैसे लिखेंगे आंसर को। एंड आफ्टर ऑल दिस, लास्ट में यू कैन राइट योर कंक्लूजन। एंड जब भी हम लोग कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे लिखना, वी विल राइट व्हाट, एज पर द अबव प्रोविजंस। ऊपर जो हमने प्रोविजन एक्सप्लेन किए, आपके उस प्रोविजन में इतना दम होना चाहिए, क्या वो प्रूफ होना चाहिए आपके कंक्लूजन के लिए। मींस वी विल राइट एज पर द अबव प्रोविजन योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे एज पर द अबव प्रोविजन क्या साबित होता है कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर इज डिफरेंट। Therefore, when these two personalities are different persons, then how this shareholder will be held liable for the action by the company? Whatever activities are done by the company in its own name, company itself is responsible and not the members. Right, friends? So that is the final statement here. So at last, you will write your conclusion. Right? तो conclusion में क्या लिखेंगे मैंने आपको already बता दिया। Right, friends? I hope this is clear to everybody, right? अरे 99% क्या, अगर 100% भी शेयर होल्ड कर लेता तो भी कंपनी अलग है और ये पर्सन अलग है। राइट, सो दिस इज द वे वी कैन गो। आई होप फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अभी जो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने कुछ लर्निंग भी ले ली, मतलब हमारा रिवीजन भी हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी का, और हमने एक पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी रिवाइज कर लिया। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वे वी आर गोइंग टू रिवाइज योर कंपनी लॉ चैप्टर। आई होप दिस इज यूजफुल। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, इस तरीके से पढ़ना रिवीजन करना काम की बात है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियोस more and more with your friends and please help them to revise the concepts in a unique manner. Right, friends? Let's go to our next question. Let's go. So friends, हमारा next question क्या है? Next question कह रहा है, members of a company incorporated under Companies Act 2013 are the agents of company. Therefore, the company can be held liable for their acts. Comment. क्या लगता है बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर द एजेंट्स ऑफ कंपनी? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। तो अगर मैंने कल किसी कंपनी का शेयर ले लिया, मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया, तो क्या मैं रिलायंस का एजेंट बन जाऊंगा? कम ऑन, मेंबर तो बन गया मैं शेयर लेकर, लेकिन क्या मैं कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा? आंसर इज नो। राइट, सो फ्रेंड्स, क्या मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ कंपनी? आंसर इज नो। मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो सारी एक्टिविटी के लिए रिलायंस रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर इज नो। अगर यहाँ पे डायरेक्टर्स बोला जाता तो हम मान लेते यस, डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स, बिकॉज डायरेक्टर्स आर द पीपल हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी।
राइट लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है मेंबर्स की। आप सबको पता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, दे डोंट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो एंड यू ऑल नो दैट कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। कंपनी का अपना खुद का कॉमन सील है। कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स ओन नेम, खुद के ही नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है कंपनी। कंपनी कैन ऑल्सो sue and also be sued by its own name. The property of the company is the property of company and not its members. So member तो totally अलग person है और company अलग person है। And yes, member जिसके पास कंपनी के सारे शेयर्स हैं, मतलब अगर एक ऐसा मेंबर है जो एंटायर शेयर कैपिटल भी होल्ड कर ले, देन ऑल्सो ही इज अ मेंबर ओनली, वो अलग है और कंपनी अलग है। सो देयरफॉर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि मेंबर जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं, देयरफॉर कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल, मतलब कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा, कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल for the activities done by an agent, by the member. So answer is no. This statement is also incorrect because हमारे जो members होते हैं वो कंपनी के agents नहीं होते हैं। Yes, ये agents नहीं होते हैं friends. I hope you understood this much, right? तो अभी फिर से सेम सवाल से इसमें लिखेंगे क्या? तो फ्रेंड्स अगेन ये चैप्टर जो है ना फ्रेंड्स, जिसमें आप देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक्स है। In this chapter, you can see the definition of company, definition of body corporates. Then you can see the features of company, applicability of Companies Act. There are very few topics in this chapter, right? तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये फिर एक बार कहां से आया हुआ है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। यस, राइट। सो फ्रेंड्स लेट्स गो विद दैट, चलते हैं आगे। नाउ सी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ पे द आंसर इज अगेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि कंपनी क्या है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, ठीक है। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको बोला कि कंपनी कैन sue and be sued। कंपनी sue भी कर सकता है एंड बी sued भी हो सकता है बाय इट्स ओन नेम, बाय इट्स ओन नेम। एक तो ये बात हो गई, राइट। फिर फ्रेंड्स हम लोग दूसरी बात अगर करें कंपनी के प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो भी असेट्स होते हैं वो भी कंपनी के अपने खुद के असेट्स होते हैं, नॉट इट्स मेंबर्स, राइट। यस, एंड देन वी कैन से हियर कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते। मेंबर्स ऑफ कंपनी are not the agents of company। मैं फिर एक बार बोल दूं, I'm not writing the exact answer, I'm just giving you the hint of the answer, right? Are not the agents of the company, right? तो जब ये agent है ही नहीं, that means these are the people who don't act on behalf of the company। So in that case जो भी activity member करेगा, क्या उसका burden कंपनी के ऊपर आएगा? Answer is no। जब ये एजेंट है ही नहीं तो बर्डन किस बात का, राइट। सो फ्रेंड्स, वी आर नॉट द एजेंट्स ऑफ कंपनी, देयरफॉर कंपनी, आपका जो फाइनल लाइन होगा, फाइनल कंक्लूजन होगा, एज पर द अबव प्रोविजंस, as the members are not the agents of company, therefore company cannot be held liable for the acts done by the members, and therefore the above statement is incorrect। yes, ये जो statement है वो क्या है? totally incorrect। I hope you understood this everybody, right? So let's go further now। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने इसमें भी कुछ लर्निंग जरूर सीखा, राइट। ये क्वेश्चन भी हमारे फीचर्स को लेकर था, राइट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एंड फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। यस, सो बहुत ही अच्छा एडवांटेज। आप बोलोगे सर ये तो कितना इजी है। 100% फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, पढ़ाई कर ली है, तो एवरीथिंग इज इजी। चलो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अमर प्राइवेट लिमिटेड, ओके, प्राइवेट कंपनी है, ऑल द शेयर होल्डर्स वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट में सारे के सारे शेयर होल्डर वो मर गए।
State whether the company is still in existence. क्या लगता है फ्रेंड्स, सारे शेयर होल्डर मर गए तो क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सर फिर से आप तो सेम बात कर रहे हो। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी किसके रिगार्डिंग है? हमारे फीचर्स को लेकर है। एंड फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे मरे वो कौन है? यहाँ पे जो मरे वो कंपनी के मेंबर्स हैं। हाँ या ना? यस, द शेयर होल्डर्स वर किल्ड। तो मुझे बताओ, कंपनी भी अपने खुद के मीटिंग में ऐसा बैठा था क्या? मीटिंग में बैठा था? नहीं। तो जब बॉम्ब फूटा तब क्या कंपनी भी मर गया? आंसर इज नो। क्यों मरे? वो कौन थे? वो सिर्फ कंपनी के मेंबर थे। एंड मैंने ऑलरेडी आपको पहले के 2 क्वेश्चन में बता दिया है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग, मेंबर अलग, राइट? एंड और एक चीज, ये जो मर गए तो कोई बात नहीं, मर गए ठीक है, लेकिन अब मेंबर्स का क्या सर? सारे मर गए तो अब कंपनी कैसे? बच्चा लोग, आप लोगों ने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में, देयर इज अ फीचर दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के पास ये फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन का। यस, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी में मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी goes on forever and ever and ever। मतलब कंपनी में मेंबर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस वैसा ही रहता है। कंपनी इज एन ऑनगोइंग कंसर्न। चाहे सारे मेंबर्स मर जाए फिर भी कंपनी का डेथ नहीं होता, बिकॉज कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए अच्छा, और ये देखो, शेयर्स तो क्या है? एक प्रॉपर्टी है। शेयर्स क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है, राइट? तो अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाती है तो इन दैट केस ये जो शेयर्स है वो किसके हो जाएंगे? वो उसके लीगल हायर के हो जाएंगे। हाँ या ना? वो तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो जाएगा। आप समझते हो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? आप लोगों ने ये मेंबरशिप वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि चाहे सारे मेंबर्स मर जाए फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस विल बी देयर, because company's existence does not depend on its members existence because of corporate personality feature, right? तो फ्रेंड्स एज यू नो कि कंपनी का तो क्या है? अपना खुद का एक पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो कंपनी का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फीचर। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने फीचर्स पढ़े होंगे, तो उसमें हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, राइट? तो फ्रेंड्स यस, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दिस इज वन थिंग व्हिच वी कैन एक्सप्लेन हियर, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, राइट? जैसे हमने ये फीचर्स में पढ़ा हुआ, परपेचुअल सक्सेशन, राइट? यस, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि कंपनी की जो डेथ होती है वो कोई ऐसे नेचुरल डेथ नहीं होती, तो जो मेंबर्स की डेथ हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता, राइट? हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे परपेचुअल सक्सेशन ऑल्सो, and then you will conclude your answer that as per the above provisions, क्या कि death of the members will not affect the existence of the company, right? And the legal heir of the members will become the new member of the company, and company will keep on going as per the characteristics of the company. So that way ये आंसर को हम लोग यहाँ पे conclude करेंगे, right friends? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 कंपनीज, क्या कहता है बच्चा लोग? 3 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विथ द सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सेम कंपनीज। अरे बाप रे, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि 3 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विथ द सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सेम कंपनीज।
अंडर द कंपनी इन 2013। सर क्या है ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। चलो डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लेट्स से एबीसी लिमिटेड, ठीक है। दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, राइट। एंड तीसरी कंपनी है PQR लिमिटेड, ठीक है। अब ये तीन कंपनीज है, ये तीनों अलग अलग कंपनीज है। यस, ये एबीसी लिमिटेड है ना, इसके शेयर होल्डर्स कौन कौन है? इसके शेयर होल्डर है लेट्स से फॉर एग्जांपल राम, श्याम एंड गीता। राम, श्याम, गीता। XYZ लिमिटेड कंपनी जो है, इसके भी कौन कौन है शेयर होल्डर्स? सेम लोग, राम, श्याम एंड गीता। PQR लिमिटेड के कौन कौन है? अगेन सेम, राम, श्याम एंड गीता। अब ये तीन लोग तीनों कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है। तो बच्चा लोग एबीसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है, वही शेयर होल्डर XYZ लिमिटेड के भी है, वही शेयर होल्डर PQR लिमिटेड के भी है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये तीनों कंपनीज वन कंपनी? क्या ये तीनों कंपनी को हम एक कंपनी मानेंगे? तो बच्चा लोग आंसर इज नो। अरे ऐसे तो रिलायंस, टाटा, बिरला अगर तीन कंपनीज है, तीनों के शेयर होल्डर्स अगर सेम है, सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो क्या आप तीनों कंपनी को एक कंपनी बोल दोगे? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज तीनों कंपनी का अपना खुद का इनकॉर्पोरेशन का स्टेटस है, तीनों का अपना खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, राइट। तो फ्रेंड्स हम तीनों कंपनी को एक नहीं बोलेंगे। यस, तो अगेन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सेपरेट लीगल एंटिटी की हो रही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की हो रही है, कि हर एक कंपनी का अपना खुद का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है, राइट। तो सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स होना टोटली इमटेरियल है, टोटली इररिलेवेंट है, राइट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनीज जो है वो एक हो जाएगी, राइट। सो कंपनी ऑलरेडी हैव देयर व्हाट फ्रेंड्स? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ईच कंपनी हैव देयर सेपरेट लीगल स्टेटस, हाँ या ना? each company have their separate legal is a separate legal entity, right? Yes, so same set of shareholder होना तीनों कंपनी को एक नहीं करेगा, right? So and ये भी तो हमने पढ़ा है कि मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, right? तो अगेन यहाँ पे भी we can write corporate personality। हर एक कंपनी की अपनी खुद की एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, right? And having same set of shareholders, having same set of shareholders is totally what friends? Immaterial। immaterial है ये। किस बात से immaterial है? कि तीनों कंपनी एक हो जाएगी। ऐसे कैसे एक हो जाएगी? समझ में आ रहा है? हाँ, हम और आप, हम दोनों किसी एक कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर है। हम दोनों ही बन गए दूसरे कंपनी के भी शेयर होल्डर, तो हम क्या बोलेंगे दूसरे कंपनी को? नहीं, अभी आप दोनों को एक होना पड़ेगा। नहीं, हमको नहीं पता, आप दोनों को एक होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना चलता है। समझ में आ रही है बात? सो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन ये होगा कि एज पर द अबव प्रोविजंस, यस, सेम सेट ऑफ shareholders is totally irrelevant with regard to the status of company. So therefore, the three companies incorporated having same set of shareholder will not be treated as same companies, right? As each of such companies will have their separate legal status. Okay, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो कवर करते जा रहा हूँ, राइट। हालांकि इस चैप्टर में ज्यादा इतने टॉपिक्स है नहीं, बट जो भी है वी आर कवरिंग इट। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। रानी इज अ वेल्दी लेडी एंजॉयिंग लार्ज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। अब इसने क्या किया? इसको बहुत ही ज्यादा डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आ रही है। शी हैज फॉर्म्ड 3 प्राइवेट कंपनीज in agreed with each of them to hold a block of investment as an agent. For its income received was credited in the accounts of the company, but the company handed back the amount to her as a pretended loan. समझ रहे हो आप? इसको जो इनकम आ रही थी, इसने क्या कर दिया? 3 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, एज अ इन्वेस्टमेंट दे दिया उनको पैसा, एंड अब वही कंपनी ने इसको एज अ प्रिटेंडेड लोन पैसा दे दिया।
This way she divided her income into 3 parts in a bid to reduce her tax liability. मतलब ये लेडी बहुत ही कैसी है, चालू है। इसने 3 कंपनी खोल दी अपनी टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिए, टैक्स ना भरना पड़े, कम भरना पड़े, इसीलिए इसने ऐसा किया। कंपनी खोल दी अपनी इनकम डिवाइड करने के लिए। So discuss the legality of the purpose for which the 3 companies were formed. अरे फ्रॉड पर्पस के लिए फॉर्म किया ये कंपनी 3 इसने। ऑब्वियसली यस। इसको क्या जरूरत थी 3 कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की? क्लियरली लिखा हुआ है हमारे फैक्ट्स ऑफ दिस केस में। मैं आपको कहता था ना हमें फैक्ट्स भी लिखने चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन है आपके सामने। तो हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू राइट द आंसर, हमें इसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? हमें सबसे पहले लिखने चाहिए एप्लीकेबल प्रोविजंस। यस, एप्लीकेबल प्रोविजंस। तो कौन से प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं फ्रेंड्स आपके हिसाब से? अगर आप इस सिचुएशन को देखते हो तो आप सब लोग को ये क्लिक हो चुका होगा कि सर वो जो 3 प्राइवेट कंपनीज ये लेडी ने इनकॉर्पोरेट की है, वो उसका पर्पस लीगल बिल्कुल भी नहीं है। उसका पर्पस तो टैक्स बचाना है, जो कि टोटली अनलॉफुल। टैक्स बचाने के लिए आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, राइट? सो टोटली गलत बात की जा रही है बाय दिस लेडी ओवर हियर। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आप सबको पता है एनसीएलटी क्या करेगा? कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करके देखेगा। सर वो क्या होता है? चलो रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? तो इसीलिए कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए एक नेचुरल पर्सन। तो कंपनी को जो नेचुरल पर्सन चाहिए टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कौन है वो नेचुरल पर्सन? आंसर इज डायरेक्टर, राइट? तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टर बोलिए या कोई दूसरा पर्सन बोलिए। अगर ये पर्सन, सी इसके पास तो सारे पावर्स है डायरेक्टर के पास, राइट? कंपनी के नाम पे जो भी एक्टिविटी करनी है डायरेक्टर करता है। तो फ्रेंड्स कहना है से डायरेक्टर क्या कर सकता है? डायरेक्टर इस अपने पावर को, अथॉरिटी को मिसयूज भी कर सकता है। मतलब डायरेक्टर क्या बोलेगा? अरे करो करो, जो एक्टिविटी करनी है करो, कुछ भी लॉस होएगा तो अपन को क्या, है ना फ्रेंड्स? अपने को क्या, कुछ भी लॉस आएगा, कुछ भी बर्डन होएगा तो कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगा। क्यों? एक्टिविटी तो डायरेक्टर ने किया है। अरे बचा लोग, लेकिन वो एक्टिविटी तो कंपनी के नाम पे हुआ था, तो इसीलिए लॉस का बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंपनी के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टर तो मस्त रिलैक्स हो गए। डायरेक्टर बोलते हैं अरे अपन को क्या, करो जो करना है, वो कुछ भी बर्डन आएगा वो तो कंपनी के ऊपर आएगा, करो जो करना है, बिंदास जो करना है करो, अपन को कोई टेंशन नहीं। ऐसा होगा क्या फ्रेंड्स? इसका कुछ तो हमें रेमेडी मिलना चाहिए कंपनीज एक्ट में, एंड मिला है। व्हाट इज द रेमेडी? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब अभी कल तो मैं क्या करूंगा, अभी अपन ने पढ़ा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, राइट? कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। तो अगर कल को मैं अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करके ड्रग्स बेचूंगा तो चलेगा क्या? क्या लगता है आपको? हाँ, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर भी दी, सच में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर भी दी और मैंने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। अब पुलिस आकर मुझे पकड़ती, बोले चल चल ड्रग्स बेचते, चल अंदर चले। अरे भाई दूर से बात करो, हाँ दूर से बात करो, ड्रग्स मैं नहीं बेच रहा, कंपनी बेच रही, जाओ कंपनी को पकड़ो। मैं क्यों जाऊं अंदर? मैं नहीं जाऊंगा। क्या लगता है, क्या कानून माफ करेगा? चलो, व्हाट विल लॉ डू? लॉ विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ माय कंपनी। यस, मतलब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको तो क्या जेल में डालेंगे आप? तो उस कंपनी का जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसको लिफ्ट करके देखा जाएगा कि कौन है इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के नीचे। अरे कोई तो होगा ना नेचुरल पर्सन जिसने इस कंपनी के बिहाफ पे ये एक्टिविटी किया होगा। तो वो कॉर्पोरेट बिल्कुल लिफ्ट करके देखा जाता है, बिकॉज ये कंपनी का यूज किस चीज के लिए हुआ है? अनलॉफुल पर्पस के लिए हुआ है। तो इसलिए वो कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करके देखता है। कौन? कोर्ट, एनसीएलटी। क्या देखेगा फ्रेंड्स कि भाई ये कौन है, इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज शील्ड के नीचे छुपा हुआ पर्सन कौन है? तो कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया एंड देखा कौन है वो बागड़ बिल्ला, पकड़ो 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 पकड़ो, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, उसको अंदर डाल देगा, उसको पनिश कर देगा बेसिकली, राइट? तो फ्रेंड्स यस, अगर एक बार कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर दिया, फिर तो जो जो एक्टिविटी कंपनी ने कंपनी के नाम पे हुआ था वो ऐसा माना जाएगा कि वो आप ही ने किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये रानी ने 3 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है जस्ट टू इवेड द टैक्स।
टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, क्या इन तीनों कंपनीज का भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा कि नहीं होगा? आंसर इज होगा, राइट। तो ये जो केस स्टडी आपके सामने क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हमें अप्लाई कौन से रूल्स करने हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे हमें अप्लाई करना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यस, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ओके, यस। तो फ्रेंड्स लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट आप पहले इसका मीनिंग बता देना, राइट। आफ्टर राइटिंग द मीनिंग मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो केस लॉ, ये जो केस स्टडी क्वेश्चन आपके सामने है, वी कैन गिव रेफरेंस टू अ केस लॉ। यस, केस का नाम क्या है? सर दिनशॉ मानेक जी पेटित। यस, सर दिनशॉ मानेक जी पेटित वाले केस में ऐसा हुआ था, सेम सेम ऐसे ऐसे ही केस था, वहां पे ऐसा ही हुआ था, सिमिलर सर्कमस्टांसेस वहां पर भी अराइज हुए थे। दैट इज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी थी टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए, राइट। तो वहां पे भी उन्होंने क्या किया, कंपनी के कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाले फीचर को मिसयूज किया। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हुआ था। एंड देन फ्रेंड्स, जो डिफॉल्टिंग पार्टी था उसको पनिश किया, right? So you can give reference in this particular question, you can give reference of which case? आप यहाँ पे केस को रेफरेंस दे सकते हो। आंसर में वजन पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं? सो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सर दिनशॉ मानिक जी राइट पेटित। सो फ्रेंड्स इस केस लॉ का आप रेफरेंस दे दो, राइट। तो पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, हमने इस केस का रेफरेंस भी दे दिया। एंड केस में पूरी कहानी नहीं लिखनी, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज दैट, उसको आप 3 to 4 लाइंस में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस केस को, ठीक है। एंड देन आप क्या लिखोगे, देन आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स क्या होता है सर? फैक्ट्स मतलब जो एक्चुअल में सिचुएशन हुई है, जो आपको क्वेश्चन में दिख रही है। तो बेसिकली फैक्ट्स में वी राइट द लाइंस फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, that is Rani is a wealthy lady enjoying dividend and interest and all those things. 3 companies call the right block of investment दे दिया as a agent, right? फिर company ने उसको pretended loan, तो all these things you can write it facts of the case, and then you write your conclusion. हमेशा याद रखा जाए बच्चा लोग, आप conclusion जो होगा वो आपका आंसर का क्लाइमैक्स होगा, हाँ या ना? मूवी देखने जाते हो तो मूवी का सस्पेंस लास्ट में खुलता है, वैसे ही हमारे आंसर का जो कंक्लूजन होगा, जो लर्निंग होगा, वो लास्ट में हम लिखते हैं। सीधा फर्स्ट लाइन में मत लिखो रानी ने बहुत बुरा किया, डोंट राइट ऑल द स्टार्टिंग में, कंक्लूजन में लिखो। पहले हम उसे प्रूफ करेंगे, मतलब प्रूफ बताएंगे एग्जामिनर को कि देखो ये एप्लीकेबल प्रोविजंस है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इसे कहते हैं, ऐसा इस केस लॉ में भी हो चुका है, सो एज पर दिस प्रोविजन एंड दिस केस लॉ विद रेफरेंस टू दिस केस लॉ, फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, right? So the corporate will be lifted of the given companies, the 3 private companies, and the defaulting party will be punished. सर तो ये corporate will lift होता क्यों है और कौन करता है? So obviously corporate will is lifted to ignore the feature of corporate personality. मतलब ये जो डायरेक्टर्स मिसयूज करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के फीचर को, ये बोलकर कि कंपनी अलग है, हम अलग है, तो जो भी लॉस होगा कंपनी को होगा, अपन को क्या, होने तो कंपनी को लॉस। तो ये सब गलत है, इसको मिसयूज ना हो, इसीलिए तो क्या आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आया, ताकि इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के फीचर को कोई अनलॉफुल तरीके से यूज ना करे, राइट। मैं आपको नीचे और भी बताने वाला हूँ कुछ केस लॉस जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जो है उस सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस का एग्जांपल बन सकते हैं, राइट। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है एवरीवन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, राइट। चलिए, अब ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस में हमने कवर किए हैं हमारे कंपनी के फीचर्स एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो और कौन-कौन से यहाँ पे टॉपिक्स है, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट,
अगर मैं कंपनी वर्ड के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाऊं तो आपको पता है कंपनी इज टेकन फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स कम एंड पनीस. कम मीन्स व्हाट? कम मीन्स क्या लगता है चलो? टुगेदर. पनीस मीन्स ब्रेड और मील. सो therefore company means what? Together having a meal. मिल बांट कर खाना खाने का, है ना फ्रेंड्स? ओरिजिन तो यही था. देन उसका डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है बच्चा? So definition of company is given under section number 2, clause number 20, right? क्या कहता है? What is a company, friends? Company is a company which is incorporated under the Companies Act 2013 or any other previous company law. मतलब जो अभी हमारा कंपनीज एक्ट है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, अगर उसके अंडर कोई अगर एंटिटी रजिस्टर होता है एज अ कंपनी तो उसे हम कंपनी बोलेंगे. तो व्हाट अबाउट रिलायंस? क्या रिलायंस कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुआ था क्या? नहीं सर, वो तो 2013 के पहले से है. वो तो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुआ था. तो इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश का कोई पहला कंपनीज एक्ट नहीं है. उसके पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956. तो अगर उस एक्ट के अंडर अगर कोई एंटिटी रजिस्टर होती है एज अ कंपनी, तो क्या उसे आज भी हम कंपनी बोलेंगे? तो आंसर इज यस, बोलेंगे. उसे हम आज कंपनी कंसिडर करेंगे, राइट? तो वो तो कंपनी के डेफिनेशन की बात थी. अच्छा मुझे बताइए आप लोग, क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है क्या? इज माइक्रोसॉफ्ट अ कंपनी? व्हाट डू यू थिंक? क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है? तो अगर आप कह रहे हो हाँ सर माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी, तो मेरा आंसर है नो, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ कंपनी. क्यों? मुझे बताओ फ्रेंड्स, कंपनी मतलब क्या? हम उसी चीज को कंपनी बोलेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 को सेटिस्फाई करता है. क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर था? नो. क्या वो हमारे कोई पहले वाले इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर था? आंसर इज नो. तो हम उसे कंपनी कैसे कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट आल्सो. यस, बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11. बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना फ्रेंड्स, ये एक वाइडर टर्म है, बड़ा बड़ा वाइडर टर्म है. मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया आल्सो एंड कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया आल्सो. क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आया था क्या रजिस्टर करने को? नहीं. तो कहना से इट इज अ एंटिटी व्हिच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. यस, उसे कंपनी कहते होंगे लेकिन उनके देश में. हमारे लिए तो हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो वो बॉडी कॉर्पोरेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, because body corporate includes the companies which are registered in India also, and it includes the companies which are registered outside India also. समझ में आ रही है बात? अच्छा मुझे बताओ चलो, क्या रिलायंस कंपनी है? Yes, Reliance is a company because it satisfies the requirements of section 2 clause 20, right? अच्छा मुझे बताओ, क्या रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट भी है? तो आंसर इज अगेन यस. सर कैसे यस? मैंने आपको बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है फ्रेंड्स वो एक वाइडर टर्म है. मतलब इट इंक्लूड्स कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया आल्सो ना. हाँ या ना? इंडिया में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उसे भी इंक्लूड करता है बॉडी कॉर्पोरेट, एंड जो आउटसाइड इंडिया है उसे भी इंक्लूड करता है बॉडी कॉर्पोरेट. तो रिलायंस इज अ कंपनी आल्सो एंड रिलायंस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट आल्सो. सो कहना है जितनी भी कंपनीज है, कंपनी मतलब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट है. यस, कंपनीज मतलब समझ गए ना, सेक्शन 2 क्लॉज 20 की बात कर रहा हूं. सो जो भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है वो सबको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट तो कह ही सकते हैं. यस, लेकिन बचा लो, जो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है, सारे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो इंडिया में रजिस्टर है वो भी और जो बाहर रजिस्टर है वो भी, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, राइट? जैसे मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है? नो, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20. लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट में आउटसाइड इंडिया वाले एंटिटी को भी इंक्लूड किया. तो फ्रेंड्स कैन आई से ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आंसर इज यस. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी.
जो कि आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ये आपने पढ़ना शुरू कर दिया था आपके 12th क्लास से। देन आपने ये चीज पढ़ी थी आपके CSEET लेवल पर भी, एंड अभी आप लोग इसको पढ़ रहे हो CS एग्जीक्यूटिव, राइट? फीचर्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन, लायबिलिटी का पार्ट, सो मेनी थिंग्स, लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव में लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो फीचर है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं। अगर कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म की गई है तो वहां पे आप ऐसा नहीं बोलोगे लायबिलिटी इज लिमिटेड, नो, इन दैट केस क्या होगा, मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। हाँ या ना? यस। तो ऐसे काफी फीचर्स हैं बहुत सारे, राइट? फिर हम इसमें ये भी पढ़ते हैं, इज कंपनी अ पर्सन? आंसर इज यस, कंपनी इज अ पर्सन। अरे कंपनी इज अ पर्सन ना यार, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन तो है ना। यस। इज कंपनी जूरिस्टिक पर्सन? यस, कंपनी इज अ जूरिस्टिक पर्सन। सर ये जूरिस्टिक पर्सन क्या होता है? अरे पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, राइट? तो कंपनी इज अ पर्सन, यस कंपनी इज अ पर्सन। अच्छा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी किसी को स्यू भी कर सकता है, कंपनी पर्सन भी है, जूरिस्टिक पर्सन, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ भी है। तो क्या कंपनी एक सिटीजन है? इज कंपनी अ सिटीजन? क्या लगता है आपको? तो बच्चा लोग आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट क्लियरली बोला गया है कि ओनली एंड ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन। तो क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? आंसर इज नो। तो जब ये नेचुरल पर्सन है ही नहीं तो ये सिटीजन नहीं बन सकता, राइट? सो देयरफॉर कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट वाज द आंसर। अभी मुझे बताइए, क्या कंपनी की नेशनैलिटी होती है? जैसे आपकी नेशनैलिटी है, मेरी नेशनैलिटी है, क्या वैसे कंपनी की भी नेशनैलिटी होती है? आंसर इज यस, कंपनी की नेशनैलिटी होती है। सर वो किस चीज पे डिपेंड करती है नेशनैलिटी, कि कंपनी इंडियन है या अमेरिकन है या किस चीज पे डिपेंड करती है? तो फ्रेंड्स, आंसर इज कंपनी हैव नेशनैलिटी, यस कंपनी हैव नेशनैलिटी, डिपेंड्स ऑन, it depends on what? It depends on the place of its incorporation. It depends on place of its incorporation. मतलब if the company is registered in India, that company will have Indian nationality, right? If company is registered in USA, in America, तो कंपनी के पास अमेरिका की नेशनैलिटी आ जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सारे पार्ट जो है हमारे फीचर्स में कवर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में कवर होते हैं एज पर योर सीएस एग्जीक्यूटिव ICSI, राइट? लेट्स गो फर्दर। फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं मेरे क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट? एंड यस, यहाँ पे हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस का लिस्ट लिखा हुआ है अलोंग विद द केस लॉस विद रिगार्ड टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, सारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो लिखे हुए हैं पर्पल में। क्या लिखा है बच्चे लोग? सबसे पहले दैट कॉर्पोरेट विल जो होता है वो कभी कभी लिफ्ट किया जाएगा, इन विच ऑल सर्कमस्टेंसेस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। तो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स अलोंग विद द नेम ऑफ द केस। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में देख सकते हैं, ताकि आप ये सारे केसेस को क्या कर सको, स्टडी कर सको, रेफरेंस दे सको आपके आंसर्स में, राइट? सबसे पहले बोला गया है when the device of incorporation is adopted for some illegal purpose or improper purpose। मतलब जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ड्रग्स बेचने को कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। ऐसा सच में किया गया था। कौन से केस में? यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ओ, राइट? सो ये आपका केस लॉ है। सेकेंड इज फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंस एंड द कैरेक्टर। मतलब ये जो कंपनी है, ये कंपनी कहीं हमारे एनिमी की तो नहीं है, ये कंपनी के पीछे कोई हमारा एलियन एनिमी तो नहीं है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके ही मालूम पड़ेगा। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव गिवन द रेफरेंस टू द केस लॉ, दैट इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जहां पे कॉर्पोरेट विल वाज लिफ्टेड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड द रेसिडेंस। सो इस तरीके से ये यहाँ पे काम आ सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल।
आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू डिवाइड द इनकम एंड अवॉइड टैक्स और अवॉइड एनी वेलफेयर लॉज। बच्चों लोग यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी इस केस का रेफरेंस हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया है। सर दिनशॉ, मानिक जी पेटेल, जिन्होंने क्या किया, 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी अपनी इनकम डिवाइड करने को। अभी इनकम डिवाइड कर दी मतलब टैक्स में बेनिफिट मिलेगा इनको। टैक्स से बचने के लिए इन्होंने ये काम किया जो कि अनलॉफुल है, राइट। सो अगेन यहाँ पे whenever you divide your income and you use the feature of company that is corporate personality, तो भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होकर डिफॉल्टिंग पार्टी को पनिश किया जा सकता है, राइट। वी हैव मोर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके सामने। द नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये सर ये क्या होता है अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन मतलब? फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं कंपनी हूँ, ठीक है, एंड मेरे ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल है, जैसे कि यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है केस लॉ का आपको दिख रहा है, वहां पे नाम लिखा हुआ है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे ये जो केस लॉ है फ्रेंड्स, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? अगर मैं कंपनी हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बेनिफिट देने हैं मेरे एम्प्लॉइज को, ठीक है, अच्छा देने हैं मतलब मुझे मेरे मर्जी से नहीं देना है। बेनिफिट देने का अच्छा लगता है क्या मालिक को? नहीं। तो फ्रेंड्स लॉ बोलता है कि बेनिफिट देना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज बोलता है बोनस देने का, ग्रेचुटी देने का एम्प्लॉइज लोग को, है ना। तो फ्रेंड्स अभी बोनस देने का अगर मेरे ऊपर रूल एप्लीकेबल हो गया, यस, बोनस का भी अलग से एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अगर अभी की बात करूं तो अगर मेरे पे लॉ एप्लीकेबल हो गया बोनस देने का, मैं बोला भाई कभी देने का, तो बोलता है तेरे कंपनी में अगर 20 एम्प्लॉय काम करेगा तो देने का। मैंने बोला अच्छा, मैं एक काम करेगा, मैं 3 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देगा, है ना, मेरे पास तो है, मेरे पास तो कितने एम्प्लॉय से बचा लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी 20 एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करेगा, फर्स्ट कंपनी में बता देगा 10 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय फर्स्ट कंपनी के नाम पे, है ना, बाकी के 15 दूसरे कंपनी के नाम पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, मेरे एम्प्लॉयज को डिवाइड कर दिया। तो नाउ इफ यू चेक द स्टेटस, फर्स्ट कंपनी में 20 एम्प्लॉय है क्या, खाली 10 ही है। दूसरे कंपनी में 20 एम्प्लॉय है क्या, 15 ही है। तो एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, बच गया मैं बोनस देने से, मत दे अभी बोनस, चलेगा। तो कहना है से मैंने वो जो दूसरी वाली कंपनी खोली, दैट वाज जस्ट टू गेट रीड ऑफ माय ऑब्लिगेशन टू पे बोनस। यस, तो मैंने किया वो सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया। तो वहां पे अगेन कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा एंड द डिफॉल्टिंग पार्टी विल बी पनिश्ड। सो दैट इज टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, मैंने यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। उसके बाद आता है where the companies form another company as their subsidiaries to act as their agent। यस, ये भी हुआ था हमारे मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ। क्या होता है सर ये, अगर मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, अब मुझे किसी टाइप का एक लाइसेंस चाहिए, लेट्स से मुझे ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, लेकिन मुझे वो लाइसेंस नहीं मिल रहा है ड्यू टू XYZ रीजन। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी एक कंपनी खोल दी सब्सिडरी। तो मैं तो ऑलरेडी एक कंपनी हूं, मैंने और एक कंपनी खोल दी। अब मैंने ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, मैंने इस कंपनी के नाम से लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया। तो आप देख रहे हो मैंने क्या कर दिया, मैंने और एक कंपनी खोल दी, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने और एक कंपनी खोल दी एंड अब इस कंपनी के नाम से आई एम मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। तो कहना ही से कि मैंने ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, दैट इज ओनली एंड ओनली टू एक्ट एज माय एजेंट। यस, राइट। तो अगेन यहाँ पे ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है जस्ट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी, ये टोटली अनलॉफुल माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट लाइसेंस, तो नॉट एलिजिबल, तो मैंने इस कंपनी के नाम से ये काम करने का ट्राई किया। सो अगेन हियर आल्सो कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने 1 2 3 4 5 circumstances and 5 case laws आपके सामने रख दिए। You can revise this later on, you can use the name of these cases अगर ऐसा कोई similar circumstances आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है तो, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इस चैप्टर की अगर मैं आगे बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, लास्ट में आपको सिर्फ में बच जाते हैं डिस्टिंग्विश,
डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग 12 से पढ़ते आ रहे हो, एंड अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे यू हैव मोर पॉइंट्स, क्योंकि अभी आपने इस चैप्टर को और भी डिटेल में पढ़ लिया, राइट फ्रेंड्स। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा पार्टनर्स की डेथ पर, कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी हैव अ फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। तो ये सारे जो पॉइंट्स है फीचर्स के, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों में। Similarly, there is one more distinguish, that is distinguish between HUF and company. तो अगेन आपको पता है HUF में कर्ता plays the role, right? कंपनी में directors plays the role, right? कंपनी में registration is compulsory. So accordingly you can make your distinguish between, right? So I don't want to bore you giving the same points, but I hope you understood कि इसमें कौन कौन से टॉपिक, सिर्फ 5 पॉइंट्स में हमने इसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। सो फ्रेंड्स क्या क्या है, एक तो डेफिनेशंस, characteristics, lifting of corporate will, right, and then distinguish between, right? And हमने इसके कुछ questions देखे, 5 questions देखे, covering all these topics, right friends? I hope you understood the way of learning, हमने किस तरीके से इसको पढ़ा, इस chapter को revise किया, and इसी तरीके से we are going to revise the other chapters also, important chapters basically, right friends? So that's it for this particular chapter. See you in the next video with the new chapter. Thank you so much everyone. See you next time. Bye bye. Good luck. All the very best. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आज ही इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके बुक में से एक बार पूरा इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। मेरे साथ सारे चैप्टर्स रिवाइज करो, एंड सेम डे पर प्लीज सेम चैप्टर रिवाइज कर लो, राइट? लेट अस मेक दिस जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और बेटर प्रिपेयर करते हैं। हाँ या ना फ्रेंड्स? Let's go everyone. See you in the next video. Thank you so much everyone. Good luck. Bye bye.